व्यूअर्स, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हर आन आपका हाफिज़ व नासिर रहे, आपका होस्ट दाऊद ताहिर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज जिस मेहमान के साथ आपकी मुलाकात करवाई जा रही है वो आपके लिए नए नहीं। मेजर मोहम्मद अकरम लंबा अरसा फौज में रहे, उससे ज़्यादा तवील अरसा पुलिस की मुलाजमत में गुजारा और फिर बास और अहम ओहदों पर भी फायज रहे। 1971 में जब मशरक़ी पाकिस्तान का सानिया हुआ तो उस जंग में जिसके नतीजे में बांग्लादेश वारद वजूद में आया, मेजर मोहम्मद अकरम ने हिस्सा लिया और बदकिस्मती से 16 दिसंबर 1971 को हिंदुस्तान की कैद में चले गए, उन बेशुमार दूसरे पाकिस्तानियों की तरह जिन्होंने हिंदुस्तान के सामने हथियार डाले थे। लंबा अरसा हिंदुस्तानी जेलों में गुजारा एज POW यानी प्रिजनर ऑफ वॉर के तौर पे, और फिर एक वक्त आया जब इनकी वतन वापसी हुई। इस वक्त मेजर साहब बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए हैं, आपसे गुफ्तगू होगी उस ज़माने के हवाले से जब आपने हथियार डाले और उसके बाद आप इंडिया की कैद में चले गए। ये तो हमारे सभी व्यूअर्स जानते हैं कि 16 दिसंबर 1971 वो मनहूस ही कहना चाहिए दिन था जब पाकिस्तान दो लख्त हुआ और मशरक़ी पाकिस्तान को, जो अब बांग्लादेश कहलाता है, पाकिस्तान से काट कर एक अलग मुमलिकत का दर्जा दे दिया गया। आप उस ज़माने की कुछ यादाश्तें यकीनन तल्ख होंगी, इनको शीरी नहीं कहा जा सकता, तल्ख यादाश्तें हैं, लेकिन अगर आप उनमें से कुछ अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहें तो मुझे खुशी होगी। दाऊद साहब बहुत शुक्रिया। काफ़ी पुराना 50 साल से ज़्यादा हो गया और शायद कुछ बातें भूल गई हों, लेकिन कुछ ऐसे वाक़यात हैं वो मेरे जहन में ऐसे ही कंधा हैं जैसे पत्थर पे कोई नक्श कंधा कर दिया जाए। वाह। तो 16 दिसंबर को हम क्योंकि जूनियर अफसर थे तो जूनियर हमेशा अपने सीनियर को देखता है कि उनका क्या रिएक्शन है या उनसे क्या गाइडेंस लेना है। तो जो शुरू में मैसेज आया तो ये यकीन नहीं आता था कि ऐसा हो गया और ना ही हम यकीन करने के लिए तैयार थे। तो पहले तो एक ऐसा कंफ्यूजन फैला कि क्या हो गया और कोई बताने के लायक भी नहीं था कि क्या हो गया। किसी को कुछ पता ही नहीं था, किसी को कुछ पता ही भी नहीं था जी। पहले एक लफ्ज हुआ कि वी आर मिस्टर्स हो गया, और मिस्टर्स हमने पढ़ा था कि उसका मतलब कि ट्रूस हो गया है और जहाँ जहाँ फौजें हैं वहाँ रुक जाएं और लड़ाई बंद करते हैं। तो कुछ थोड़ा सुन के उस वक़्त तसल्ली भी हुई कि चले जंग बंद हुई है और कुछ नुकसान इतना नहीं हुआ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ट्रूस का लफ्ज़ फिर आना शुरू हो गया कि नहीं ये ट्रूस नहीं है, सरेंडर हुआ है। अच्छा। तो फिर समझ आई कि हमारे साथ क्या हो गया। क्या हुआ? तो उस कंफ्यूजन में बंदे को पता नहीं होता कि मेरा क्या रिएक्शन होगा। एक जैसे माइंड फॉगी हो जाता है कि आप किसी चीज़ की तवक्को नहीं कर रहे होते और ऑल ऑफ ए सडन आप सुनते हैं कि ऐसा हो गया है। दुरुस्त। और जिनसे हम तवक्को करते थे, सीनियर्स बताएंगे, वो खुद इतने ही कंफ्यूज थे जितने हम खुद कंफ्यूज थे। तो वो ऐसा था और सिर्फ ये हुक्म मिला कि जो आगे थे कि वो गोली नहीं चलाएंगे, अगर सामने कोई ट्रुप्स आते हैं तो वाइट कपड़े या रुमाल से हिला के उनसे बातचीत करें और एक दूसरे पे फायर नहीं करेंगे। तो जो हम लोग हेडक्वार्टर में मैं कथा कलामी कर रहा हूँ,
आप उस वक्त एग्जैक्टली कहाँ पे थे? मैं यही अर्ज करने वाला हूँ। जी। मैं उस वक्त हेडक्वार्टर 16 डिवीजन में पोस्टेड था। एक नटौर सब डिवीजन है राजशाही डिवीजन की, वहाँ पे ये हेडक्वार्टर लोकेटेड था। तो हमें ये हुक्म मिला कि आप इंतज़ार करें इंडियन फौज के यहाँ पहुँचने का। अच्छा। तो वो 3-4 दिन लगे 16 दिसंबर के बाद उनका इंतज़ार करने में। अच्छा, तो एक दिन 3-4 दिन? हाँ, जी। वो फिर एक दिन नज़र आए उनके एडवांस जो आ रहे थे, और 6 असम रेजिमेंट थी, और उसका कर्नल एक जाट सिख था, कर्नल बाजवा। तो वो जब आए थे वो बहुत थके मांदे, और जाहिर है सफर करके आए थे। मैदान जंग में पैदल आए, बटालियन थे, इन्फेंट्री बटालियन। फिर जंग में इतना सफाई सुथराई का मौका भी नहीं मिलता। तो जब उनको देखा तो एक अफसोस भी हुआ कि यार इतने थके मांदे सिपाहियों से हम शिकस्त खुर्दा हो गए। वो एक फीलिंग आती है अफसोस की, शर्मिंदगी की। और तो वो कर्नल बाजवा साहब पहुंचे, तो उन्होंने कहा पहले हमें तसल्ली दे कि आप सेफ रहेंगे। मुक्ति वहाँ ये पहले हमें डराते थे कि हो सकता है मुक्ति बानी आप पे टूट पड़े या बंगाली आप पे टूट पड़े जी। तो उन्होंने हमें काफ़ी इस डराने धमकाने के बाद फिर यकीन दिलाया कि वी विल टेक केयर, रिस्पॉन्सिबल हैं कि आपको कोई नो हार्म विल कम टू यू। सही। तो उस जगह पर हमने 3-4 दिन कैंप किया। हमें अपने ही तंबू जो टेंट थे, अपने लोगों ने वो टेंट लगाए, और हम अपने जहाँ ठहरे थे हेडक्वार्टर से या जिस भी बिल्डिंग में, वहाँ से निकाल के उन टेंट्स में शिफ्ट कर दिया गया। और उसके इर्द गिर्द बार्ब वायर वगैरह लगा दी? उसकी जरूरत नहीं थी, हमने कहाँ जाना था भाग के। ठीक। और ज़्यादा खतरा था कि मुक्ति बनना है, वो उनकी बटालियन वहाँ थी जी। और ऐसा कोई वहाँ अंदेशा नहीं था। तो दूसरे ही दिन उन्होंने, मैं उस वक्त मार्शल हेडक्वार्टर में था, G1 थे कर्नल शुजाउद्दीन भट्ट, जो पाकिस्तान के बड़े मशहूर क्रिकेट थे। क्रिकेट टीम में वो पाकिस्तान की तरफ से खेलते थे जी। तो मैं उनका G2 था। तो पता नहीं उनको क्या ख्याल आया कि पहले मार्शल से पूछताछ करनी चाहिए। अच्छा। लिहाजा हमें दोनों को बुला लिया गया, और एक ब्रिगेडियर भट्टी थे, जब बाद में मैंने उनका प्लेट पे नाम पढ़ा, नेम प्लेट पे। तो कर्नल साहब को बुला लिया, तो मैं बाहर ग्रासी लॉन में बैठ गया इंतज़ार में कि जब मेरी बारी आएगी तो फिर। तो वो जो उस वक्त एंग्जाइटी थी मिक्स्ड विद फियर, उसका मैं ही सिर्फ अंदाज़ा कर सकता हूँ, क्योंकि काफ़ी देर होगी। नो डाउट। तो मुख्तलिफ किस्म के वस्फ़े में आए कि पता नहीं कर्नल साहब को मार पिटाई शुरू कर दी है या कुछ भी कर सकते थे। जी जाहिर। हम तो बेबस थे, उनके अब कैदी थे। बिल्कुल। तो ऐसे मुख्तलिफ फियर्स, अंदेशे, वस्वसे कि पता नहीं कर्नल साहब के साथ क्या बीत रही है। तो उनका ख्याल कर करके मुझे अपना था कि मेरे साथ भी ऐसा ही होगा। खैर कुछ तकरीबन 3-4 घंटे के बाद कर्नल शुजा फौत हो गए, खुदा उनकी बख्शिश करे, और बहुत अच्छे इंसान थे। तो वो निकले तो थोड़े से सुकून में लगे। अच्छा। मतलब कोई खुश नहीं थे, जाहिर है उस हालत में खुशी कहाँ से आ तो कोई बात हो ही नहीं सकती, लेकिन इत्मीनान में लगे। तो जब मैं जा रहा था, वो आ रहे थे, मुझे जब बुलाया तो मुझे इतना कहा कि डोंट वरी। ठीक। तो मैं चला गया। तो वो जो हेडक्वार्टर हमारा था, उन पे कब्जा इंडियंस का था। किसी जमाने वो महल था, राजबाड़ी कहते थे उसको। अच्छा। और गवर्नर हाउस का समर रिजॉर्ट भी था, गवर्नर ईस्ट पाकिस्तान का। ठीक। तो वो राजों के कोई पुराने थे महल, तो उनको राजबाड़ी कहते थे बंगाली में। ठीक। तो वो एक बड़े खूबसूरत कमरे में कालीन बिछे हैं, तो ब्रिगेडियर भट्टी, जाहिर है वो विक्टोरियस था, हम शिकस्त खुर्दा, वैंक्विश्ड। तो वो हाथ में एक विस्की का गिलास लेके खड़ा था, और चेयर के ऊपर एक पे पाँव रखा है कि नीचे। तो इतना तो मुझे पता था कि थोड़ा टिप्सी है, अच्छे ही मूड में होगा। तो मैं गया ही, तो मुझे कहता है कि यू केयर फॉर अ ड्रिंक। तो मैंने बगैर किसी झिझक के या खौफ के कहा कि मे बी आई वुड हैव लव्ड टू ड्रिंक विद यू, बट दिस इज नो ओकेजन टू ड्रिंक। दिस इज नो ओकेजन। सो यू कंटिन्यू योर विद व्हाटएवर यू वांट टू डू। बिल्कुल ठीक। तो उन्होंने फिर कहा ओके। तो एक क्वेश्चन दिया मुझे काफ़ी सफ़ों का। तो हमें पीएम में ये ट्रेन किया गया था कि कभी बदकिस्मती से अगर दुश्मन के काबू में आ गए तो सिर्फ नाम नंबर लिखना है।
अच्छा, बाकी सब ब्लैंक उससे ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं देना है। ठीक। तो वो सिखलाए, जो हमें सिखाया गया था उसी को पेश नज़र रखा, नाम नंबर लिखा, बाकी को मैंने स्ट्राइक करके उनके वाले कर दिया। व्हाट वाज हिज रिएक्शन? मैं उसी पे आने वाला हूँ। जी। तो ही सेड कि यू हैवंट गिवन एनीथिंग, कम एंड मेक अनदर ट्राई। तो साथ ही मुझे कहता है यू आर ट्राइंग टू बी क्लेवर। तो मैंने फौरन जवाब दिया कि मैंने कहा ऑफिसर्स आर जेंटलमैन, they are not clever. Gentlemen. They are not clever. So I am a gentleman. So don't think that I am being clever. कहता है okay, let's another try. मैंने फिर वर्क जो अथल पथल करके वापस कर दिया किया। अच्छा। एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग कि पता नहीं अभी क्या मेरे साथ करेगा। ठीक। खैर सिंस मुझे ये इतने समझ थी कि वो ड्रिंक कर रहे तो थोड़ा हैप्पी मूड में ही होगा, ही वुड नॉट बी इन ए नास्टी मूड। ठीक। तो खैर इसी बातचीत में तो आई पिक्ड अप, थोड़ी सी सिमिलैरिटी हो गई थी, तो जो इनिशियल फियर थे थोड़े डिसिपेट कम हो गए जी। तो मैंने कहा कि सर अगर इफ यू डोंट माइंड तो मे आई आस्क यू क्वेश्चन। कहते यस। तो मैंने कहा कि एज आई अंडरस्टैंड तो हमारी और आपकी फौज ने सेम ट्रेडिशन इनहेरिट की है ब्रिटिश आर्मी से। ठीक। हमारी एकेडमी में वही है, और बहुत सारे हमारे अफसर ऐसे हैं जिन्होंने देहरादून में ट्रेनिंग दी है जी, और दे वर पार्ट ऑफ द इंडियन एकेडमी। तो पार्टीशन के बाद वही पैटर्न था, हमारी आर्मी की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सेम है, बिकॉज वी टुक इट फ्रॉम द ब्रिटिश, यहाँ तो हमें पता नहीं था। तो हमारे बैटल टैक्टिक्स वो हैं। तो आपके ख्याल में इंडियन फौज में मेरी सर्विस वो सब 5-6 साल थी, तो मैंने कहा आपके ख्याल में इंडियन आर्मी में एक मेरी सर्विस के मेजर को कितना पता होगा जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं? तो वो ऑल ऑफ अ सडन ही सेड ओह ही वुड नो फक ऑल। तो मैंने फौरन कहा आई सेड सर प्रिसाइजली दैट इज व्हाट आई नो। तो इस जवाब पे समवेयर ही लाइक्ड इट। आई थिंक मुझे फौरन कहता है आई थिंक यू हैव ए पॉइंट, यू कैन गो। तो उसके बाद मैं ज्यादा इनकरेज हो गया। तो मैंने कहा सर बिफोर आई लीव मे आई सजेस्ट यू समथिंग। कहते यस। तो मैंने कहा कि कमांडर ईस्टर्न कमांड आपके पास है, हमारे सारे जनरल्स इधर हैं, कोई भाग तो नहीं गए, और सारे आपकी कस्टडी में हैं। ठीक। वो सारे फौज के सीनियर अफसर सारे हेडक्वार्टर आपके पास हैं, तो आप क्यों ये कागज काले कर रहे हैं मेरे जैसे जूनियर अफसरों से पूछ के? तो आपके पास तो सब कुछ पहले ही है। सही बात है। तो जो इन्फॉर्मेशन आप रिपीट करना चाहते हैं, आई थिंक इट इज वेस्टेज ऑफ टाइम एंड पेपर। तो मुझे कहता है कि थैंक यू फॉर गुड सजेशन, हम इस पे विल कंसिडर इट। तो उसके बाद मैं चला आया। तो मैं सब नहीं, इसी स्नाब में मैं एक बात करना चाहता हूँ। जनरल लक्ष्मण सिंह लिल जो उस डिवीजन के कमांडर थे, जब मैं बाहर निकला तो इसी स्नाब में वो भी वहां पहुंच चुके थे। क्या नाम बताया? जनरल लक्ष्मण सिंह लिल। अच्छा। तो वेरी फ्रैंक, जैसे फौजी होते हैं, इन जोवियल मूड। जाहिर है वो विक्टोरियस था, उसको तो खुश मूड में होना ही था। बिल्कुल ठीक। तो हमने खड़े खड़े थे, तो उसने कहा कि कैन वी हैव कप ऑफ टी, कैन वी हैव कप ऑफ टी? नहीं, जनरल साहब ने कहा? हाँ, जनरल लक्ष्मण सिंह लिल ने आपसे कहा? वहाँ, और मैं तो जूनियर था, वहाँ हमारे सीनियर अफसर भी थे। ठीक। लेकिन सिंस आई वाज देयर तो मैंने ये बातचीत सुनी। ठीक। तो somebody said yes sir, why not? तो क्योंकि हमारा अभी मैथ सिस्टम चल रहा था उधर ही, जी, हमारे ही वेटर थे, तो किसी सीनियर अफसर ने हुक्म दिया कि चाय ले आओ। तो थोड़ी देर में वो चाय लिया, तो खड़े खड़े हुए हमने चाय पी। ठीक। तो वो थोड़ी तारीफें करने लग गया। एक हमारे जो मेजर शहीद हुए थे, मेजर अकरम मेरे हम नाम ही थे, वो जिनको निशाने अदर मिला, जिनको निशान अदर मिला। हाँ। वो उधर अप नॉर्थ ईस्ट पाकिस्तान में नलफा मारी एक जगह थी, और वहाँ 4FF के थे वो। तो बाद में उसने उनकी तारीफ की कि वो बड़ा बहादुरी से अच्छा। लड़े। ये जनरल, इंडियन जनरल ने की, ठीक। तो मैंने अपने कानून से और प्रेजेंस में सुनी। सही। तो उसके बाद थोड़ी देर के बाद वो चले गया, मैं श्योर करके कि कोई यू विल हैव नो प्रॉब्लम दिस एंड दैट। मैं सर इसके बाद वहां से नटौर से आप जब ढाका आए होंगे? नहीं, या नटौर से फिर सीधे आप?
नाटोर कुछ दिन हमें उन्हीं टेंट्स में रखा जो हमने खुद ही लगाए थे, और उसका 6 असाम थी, लेकिन उसका वहाँ जवानों को अलग रखा गया, अफसरों को अलग रखा गया। ठीक। तो हमारे 6 असाम रेजिमेंट के एक मेजर प्रधान थे, यंग अफसर, अ वेरी डिसेंट जेंटलमैन। मेजर प्रधान। अच्छा। तो उनका कंडक्ट और जो उनका बिहेवियर विद अस था, वेरी कर्टियस, जेंटलमैनली बिहेवियर विद अस डिस्पाइट दैट वी वर वैंक्विश्ड। तो उस सबसे ज्यादा उसकी मुझे बात में कभी नहीं भूलती कि 3-4 दिन के बाद हमें वहां से इंडियन कैंप्स में शिफ्ट करना था, POW कैंप्स। ठीक। तो वो शाम नहीं मुझे भूलती कि टैंक, ये जो बड़े ट्रक लाइन अप हो गए और हमें हुक्म मिला कि अपना अपना सामान समेट लें और ट्रकों के अंदर बैठ जाएं। ठीक। तो सामान क्या था उस वक्त? कुछ भी नहीं था सिवाय उसके कि जो कपड़े वर्दी पहनी हुई थी, और ज्यादा तौलिया किसी के पास था या शेविंग किट, उसी में लपेट के बगल में लगाई और ट्रकों पे बैठ गए। तो जब हम बैठ रहे थे तो वो मेजर अफसरों से इंडिविजुअली मिला, और उसकी मुझे ये बात नहीं भूलती। तो उसने कहा, द वॉर इज ओवर एंड माई प्रेयर इज दैट यू रीजॉइन योर फैमिलीज एट द अर्लीस्ट। तो इस के यहाँ से लेकर POW कैंप तक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ट्रैवल की, एंड आई गारंटी यू दैट नो हार्म विल कम टू यू। हार्म क्या होना था, लेकिन उसके ये अल्फाज ही काफी मुझे याद है कि यकीन दहानी आपको हो गई ना। नाम भी होती तो वो बहुत सीनियर भी नहीं था, हमसे थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन क्योंकि वो एक फातेह था, हम शिकस्त खुर्दा थे, तो वो बड़ा बोल भी बोल सकता था। सही। लेकिन उसकी ये बात मुझे आज तक याद है कि जिस कर्टसी और डिसेंसी ने उसे हमें श्योरिटी दिलाई, आई वुड रिमेम्बर इट ऑलवेज। बड़ा जेंटलमैन था और लाइक ए गुड ऑफिसर। ये जो सफर था जिसमें आपने बताया कि ट्रकों में सवार हुए, फिर एक स्टेज पे शायद आपको ट्रेन में सवार करके कैंप तक ले जाया गया। ट्रकों पे बैठे तो पर्दे खींच दिए गए, हम बाहर नहीं दे सकते थे, बाहर वाला कोई अंदर नहीं देख सकता था कि इसके अंदर क्या जा रहा है। तो वहां से ट्रक चले, तो क्यों रात को चले थे। अच्छा। शाम को हमें वहां से रुखसत किया। तो दरिया के किनारे जो आखिरी दरिया है, उसके बाद इंडिया शुरू हो जाता है, जो क्रॉस करें। ये वो जगह का मुझे नाम, अब मुझे जहां तक अभी, क्योंकि इतना अरसा हो गया, लेकिन अगर गंगा नहीं भी था तो उसकी कोई ट्रिब्यूटरी थी। ठीक। और उसको गंगा ही कह रहे थे। ठीक। तो नवाबगंज उसके किनारे पे एक शहर, छोटा सा वाक़या है। ये ईस्ट पाकिस्तान आखिरी शहर था, बिल्कुल दरिया के किनारे पे। ठीक। और दरिया सर्दियां थी तो उसका पार्ट कम था, लिहाजा हमें वहां से फेरी किया गया और दरिया जहाँ खत्म होता था पानी उतार दिया गया, और काफी आगे दरिया का पार्ट चौड़ा था जो रेत पे चल के हमें आना पड़ा। पैदल जाना पड़ा। अच्छा। जाहिर आगे ट्रक दूर का, आगे बल्कि ट्रक थे ही नहीं, नजदीक ही था। आगे उनका सिटी मालदा शुरू हो जाता था। स्कूल के जमाने में मालदे के आम रेडियो तो मुझे याद आ गया, तो फिर मुझे पूछा किसी से, अच्छा ये वही मालदा है जिसके आम मशहूर है? उन्होंने कहा हाँ जी ये वही मालदा है। अच्छा। तो वहां से फिर हमें ट्रेन में बैठाकर POW कैंप्स लाने के लिए ट्रेनों में बिठा दिया गया। यानी आपको पता तो नहीं होगा कि कहाँ ले जा रहे हैं? वहाँ मेरे ख्याल में उनको भी नहीं पता था। अच्छा। क्योंकि वो ट्रेनों में बिठा के, वो आपको याद है पुरानी ट्रेनों में लकड़ी की खिड़कियां होती थी जो ऊपर नीचे हो जाती थी, तो उनको नेल कर दिया। अच्छा। बंद कर दिया, कोई भाग ना जाए या कुछ ना। टू मच। तो जब वो चली वहां से ट्रेन, तो शुरू में तो ना एहसास हुआ, लेकिन कुछ ट्रैवल के बाद ज़ाहिर लोग थे, सफोकेशन होती थी। तो ज़रूरत जैसे कहते हैं जात की माए, तो हमने सोचा कैसे ब्रीदिंग थोड़ी बेहतर की जाए। तो बारी बारी टॉयलेट में जाना, तो उस पर मुंह रख के, वो पता है नीचे से खुले होते हैं पुराने, तो आती से वहाँ खड़े होना, थोड़ी फ्रेश है, तो टर्न बाय टर्न में गो टू बाथरूम, और वो उससे ब्रीथ करते थे। तो वो क्योंकि ट्रेन लो प्रायोरिटी थी, कमर्शियल तो थी नहीं, लिहाजा प्रायोरिटी उनकी अपनी ट्रेनों को थी। उनको गुजारते होंगे पहले कई दफा, तो कई घंटे एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं जी, पास होना है, क्रॉस होना है, फलानी ट्रेन आ रही है, वो गुजर जाएगी तो फिर आप फिर वाला। खाना पीना बीच में कैसा रहा?
खाना पीना कुछ हमारे पास तो था नहीं, तो मुझे नहीं याद कि रेगुलर दिया उन्होंने, किसी प्लेटफॉर्म पे दे देते थे, बट इट वाजंट रेगुलर। मुझे बिल्कुल याद है कि बस जो मिल जाए उस वक्त वही गनीमत था। तो कोई दिलचस्प वाकया इस सफर का आपको याद हाँ, हो? वो दिलचस्प ये है कि जब चले तो वो हमारी गिनती सुबह शाम रेगुलरली करते थे, जैसे कोई व्यापारी भेड़ बकरियां मंडी में गिनता हो। तो वह एक तजस्सुस है, वो हमारे डब्बे में नहीं था, एक एयरफोर्स के अफसर ने बताया बाद में, एयर मार्शल इनाम होते थे एक, अच्छा। तो वो भी थे। तो वो सीनियर थे, तो जाहिर है उनको भी ये गुमान था कि अभी भी शायद वो अपने ओहदे पे बरकरार हैं। तो वो बलदार था सिख, जो सुबह शाम गिनती करता था। ठीक। तो जो ही वो गिनती कर रहा था उसने कहना, सरदार साहब ये ट्रेन कहाँ जाएगी? ट्रेन कहाँ जा रही है, आप हमें कहाँ लेके जा रहे हैं? तो वो ऐसा था कि अभी क्योंकि पूरे कैंप एस्टेब्लिश नहीं हुए थे, हाफ वे थे। ठीक। तो वो उनको बाद दफा रास्ते में ये इतला मिलती थी कि ये ट्रेन फलाने तरफ डाइवर्ट कर दें, ये वहाँ उस कैंप में जाएंगे ये कादी। तो मुझे ऐसा लगता था कि उनको भी नहीं पता था ट्रेन कहाँ जानी है। ठीक। बस वो चल रहे थे इधर यूपी की तरफ। तो खैर वो 2-3 दिन के बाद हवलदार ने फिर जवाब दिया कि सर ये ट्रेन इलाहाबाद जा रही है। ठीक। वो भी रेगुलरली पूछते थे सुबह शाम कि सरदार जी ये ट्रेन कहाँ जा रही है? कहाँ जा रही है? खैर जब एक सवाल का जवाब मिल गया तो उनका दूसरा सवाल शुरू हो गया। ठीक। अगले दिन आया वो गिनती करने 1 2 3, सरदार जी ये इलाहाबाद कब आएगा? तो उसने कहा सर मुझे खुद भी नहीं पता, बड़ी दूर है, जिस दिन आया बता दूंगा। लेकिन हमें और कोई काम नहीं था इन सवालों जवाबों के। सही। अगली शाम आया फिर, सरदार जी इलाहाबाद कब आएगा? उसने कहा सर मुझे भी नहीं पता, कल बता दूंगा। दूसरे दिन आया तो अभी तक सरदार जी को भी नहीं पता था। ठीक। तो वो गिनती कर रहे, तो फिर वो कहते हैं कि उन्होंने कहा कि सरदार जी इलाहाबाद कब आएगा? सरदार तंग आ गया, उसने कहा साहब वो तू नानके जा रहे हैं न काला पे। वैसे उसने भी बड़े सबर का मुजाहरा किया, तहम्मुल का। अच्छा, लेकिन इसके आगे भी उसने किया। उन्होंने क्या ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਣੇ इलाहाबाद पहुंचने ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਕੜਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੱਲ ਗੱਡੀ 'ਚ ਸੌਖੇ नहीं हो ਤੁਸੀਂ। सही बात है। सही। ठेठ पंजाबी में। खैर उसके बाद दोबारा नहीं फिर उन्होंने सवाल नहीं, फिर तो हिम्मत ही नहीं रही होगी उनको। अच्छा, आप इलाहाबाद पहुंच गए? पूछा। शाम थी, वो शाम से ही चले, शाम कोई 3-4-5 दिन का जर्नी था फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान टू इलाहाबाद कैंप। इट वाज उस वक्त वहाँ इलाहाबाद कैंटोनमेंट में 3-4 कैंप थे, बहुत बड़े बड़े। मुझे नंबर लगता है 38 था, जिसमें सिपाही अफसर औरतें मर्द सारे इकट्ठे ही थे। ठीक। और फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने उनकी सेग्रीगेशन की, अफसरों के अलहदा किया, जवान सूबेदार के फैमिलीज को अलहदा किया। 3-4 कैंप थे, क्योंकि हम जा नहीं सकते थे, सुनते ही थे। ठीक। तो शुरू में पहुंचे तो जाहिर है रास्ते में कोई खाने पीने का तो ऐसा, हम कौन से मेहमान थे उनके जी। या उनको फिक्र हो के इन्होंने खाया या नहीं खाया। सही बात है। तो जब कैंप में पहुंचे तो वहां पता चला, क्योंकि हमारे ही वो पकड़े थे कुक भी, सारा कुछ उन्हीं के जुम्मे, राशन वाशन दे दिया, तो किचन वहाँ उनके थे ही, पहले ही कैंटोनमेंट था। तो वो दूसरी सुबह पता चला जी आज कुछ नाश्ता मिलेगा। अच्छा। तो वो आटे की पूरियां, कोई कच्ची कोई पक्की, तो वो पक तो गई, गर्म तो हथेली में रख नहीं सकते थे, तो ठंडी ठंडी लें, तो ना प्लेट थी, कुछ भी नहीं था। तो भूख में चने भी बादाम, तो उस वक्त थोड़ा ही कोई ये देता था, तो कोई ना कोई चीज तो जाए पेट के अंदर। तो मरला आया कि जी चाय कैसे पी जाए। अच्छा। वो पक तो गई किसी देग मेग में, अब उसको कैसे लाएं? तो यानी कप तो होंगे नहीं ना? कुछ भी नहीं था। हाँ। तो फिर एक अफसर को नावल आइडिया है, उसने कहीं बाल्टी पड़ी देखी, उसने कहा यार वो बाल्टी है, उसमें चाय डाल के ले आए। अच्छा। खैर वो बाल्टी भर के चाय आ गई। अगला मल्ला था कि गर्म चाय हाथों से तो पी नहीं जा सकती। एक और अफसर था साहब, उस वक्त बड़ी, जैसे कहते हैं नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो उसको लोटा नजर आया, उसने कहा यार ये चाय लोटे में डालो और एक चक्कर में खड़े हो जाओ गोलदारे में। वो सारे लोग तो वारी वारी वो उसकी सुनते रहे, चुस्की लगाते जाओ। तो जैसे हुक्का पीते हैं। आप हैरान होंगे, हाँ जैसे हुक्का पीते हैं, हाँ। जैसे हमने चाय के कश लगाए हुक्के की बजाय। वाह। तो इसको उस लोटे में हमने चाय पी।
तो फिर यही रूटीन रहा, आप नहीं, लौटे उसके भी बाद फिर कोई फौजी मग मिल गया, किसी के अपने थे, वो फौज में नेबल मग होते हैं ना, जी जी तो जी। वो प्लेट भी कुछ किस्म की मिल गई मेरे ने। जब सेग्रीगेशन की तो अफसरों का कैंप जो है हमारा अलहदा हो गया, ठीक। और उसकी अलहदा चेक थी, डबल पैरामीटर, सर्च लाइट, जैसे फिल्मों में आपने जी, POW सही कैंप बात। देखते होंगे। तो उस कैंप में हम आगे सीनियर मोस्ट एक लेफ्टिनेंट कर्नल, मेरे ही हम नाम थे अकरम, वो स्काउट्स के थे, बेसिकली पंजाब यूनिट के, वंडरफुल पर्सन। और उनके साथ जूनियर 2IC जिनको कहा गया, वो अटिली के थे, मेजर असलम, बहुत ही नफीस, हलीम, खामोश तबा। तो वहाँ आगे, और वहाँ फिर किचन ठीक चलना शुरू हो गया। हमारे कुक थे, वो राशन वाशन दे जाते थे, जी। तो सुबह शाम चेकिंग होती थी। हमने सैर भी करनी शुरू कर दी, तो बार गार्ड के साथ साथ। ठीक। तो कभी कभी सजा के तौर पर, मतलब उन्होंने अपना एक कंडक्ट कोड रखा हुआ था, ठीक। और एज POW सम टाइम वुड वायलेट, वो फिर कभी सजा भी दे देते थे कि जिनकी चारपाइयाँ वापस ले लो, फलाना कर लो, छोटी छोटी। ये बिस्तर बिस्तर क्या कैसा होता था? कैद वो के उन्होंने ही दिया था, हमारे पास तो कुछ नहीं था, क्योंकि सर्दी थी, तो खाकी रंग के कपड़े में रजाइयाँ ढीली डाली, और अच्छा, नीचे रजाइयाँ थी। दरी डाल देते थे नीचे। अच्छा। तो और तकिया भी? तकिया तो नहीं था, हम अपना ही कुछ रखते थे, तकिए मेरा नहीं ख्याल दिया। अच्छा। कपड़ा लपेट के रख लिया, या कुछ में साथ। टॉयलेट्स का बताइए, वो तो बड़ी वो जरूरी क्योंकि चीज है। बैरक में थे, तो उसमें कोई नहाने का या टॉयलेट का मसला नहीं था। नॉर्मल थे जो यूनिट लाइन में होते हैं, क्योंकि वो बैरक्स ही थी। तो ये दरवाजा उसका बैरक्स का खुला होता था, आप उन्हें वो आसानी बंद से कर लेते थे। वो जो दूसरे टॉयलेट है उसमें बाद में बात सुनाता हूँ मैं। अच्छा। तो वो तो नॉर्मल था। तो यहाँ शाम को उन्होंने हमें एक, क्योंकि हमें पैसे थोड़े मिलते थे। नहीं, लेकिन मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि अगर रात को दरवाजा उसका बंद कर दिया जाए, और खुदा न खास्ता नहीं, किसी को- ऑलवेज नहीं बंद करते थे। अच्छा। जब पनिश करते थे तो फिर बंद कर देते थे। अच्छा। तो वो बैरक्स भी, उनकी छतें एस्बेस्टस शीट की थी, तो सर्दियों में तो एहसास नहीं हुआ, लेकिन गर्मी वहाँ शदीद पड़ती थी। ठीक। कई दफ़ा तौलिया भगो के सर पे लपेट लेना, और रात को सोना जब तो कच्छे में सोना, करीब एक लोटा भर के रख लेना। बिस्तर कौन से किमखाब के थे, तो लेटे लेटे ही ऊपर पानी डाल लेना, ताकि थोड़ा रात अच्छी गुजर जाए। तो वो हमने पैसे दिए, एक नेट वॉलीबॉल भी आ गया, सारे लोग थोड़ा थोड़ा वॉलीबॉल खेल लेना। ठीक है। फिर छोटे छोटे ये चेस खेलना जिनको शौक था, ताश खेलते रहना। बहुत सारे लोगों को बुक रीडिंग था, और मुझे ज़्यादा किताब की तरफ था, ना वहाँ चेस खेलना आया, ना ताश खेलना आया। वे सब हालात तो जाहिर है वहाँ के बड़े अफसोसनाक भी, और अब दिलचस्प लगते होंगे शायद सुनने वालों को। मज़ीद आपसे बात करेंगे तो कुछ वक्त के बाद। ओके, तो इस वक्त मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। बहुत शुक्रिया। तो फिर थोड़ी देर के बाद हाँ, कर हम लेंगे। दोबारा बैठेंगे, फर्दर बात करेंगे। ओके, बहुत शुक्रिया। ओके, थैंक यू।